नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कृषि अध्यादेशों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और उस पर आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर, कृषि अध्यादेशों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन चर्चाओं से ज़्यादा ये दिखा कि कुछ शंकाएं हैं। क्या सरकार उन शंकाओं का निवारण कर पाई है? क्या संवाद हो पाया है? लोकसभा में कृषि सुधार से संबंधित 2 विधेयक पारित हुए। एक कृषक की जो उत्पादन है उसका व्यापार और वाणिज्य विधेयक है। दूसरा मूल्य आश्वासन और किसानों के करार से संबंधित विधेयक है। ये दोनों विधेयक किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, गांव तक निजी निवेश को आकर्षित करने वाले हैं, किसान को अपना उत्पादन मनचाहे स्थान पर, मनचाही कीमत पर, मनचाहे व्यक्ति को बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। मूल्य आश्वासन एक्ट के माध्यम से यह देश में पहली बार हो रहा है कि बुआई के समय ही जब किसान और करारकर्ता के बीच में करार होगा, उसी समय उसकी फसल का मूल्य तय हो जाएगा और जो मूल्य तय होगा वह प्रोसेसर को, करारकर्ता को हर हालत में किसान को देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये कानून में प्रावधान किया गया है। जो करार में कीमत तय होगी वह इसके बावजूद भी किसान को मिलेगी। यदि कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाता है तो भी इस प्रकार की गारंटी कोई भी कानून आज तक किसान को नहीं देता। यह मूल्य आश्वासन एक्ट के माध्यम से दी जा रही है। किसान आज अपने उत्पादन को मंडी में ले जाकर बेचता है। मंडी में जो लाइसेंसधारी लोग होते हैं जी, वही उसके बोली लगाते हैं। बोली में जो बोली लग जाती है, फिर किसान की मर्जी हो अथवा ना हो, शाम को उसको उसी भाव पर बेच के आने के लिए विवश होना पड़ता है। नया जो बिल है ये एपीएमसी के बाहर जितना भी क्षेत्र है वो ट्रेड एरिया होगा और किसान अपने घर से भी, अपने खेत से भी, अपने वेयर हाउस से भी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेड करने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन सर, जब ये कहा जा रहा है कि बाहर टैक्स नहीं लगेगा, ये जो चर्चा हमने वहाँ सुनी, और भीतर टैक्स लगेगा, तो धीरे धीरे ऐसा ना हो कि मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाए। देखिए कि किसान पर टैक्स लगना यह ज़्यादा उचित है या किसान की फसल पर टैक्स फ्री होना ये ज़्यादा किसान के लिए फ़ायदेमंद है। ये किसान को भी समझना पड़ेगा और बाकी लोग भी जो इससे संबंध रखते हैं उन्हें समझना पड़ेगा। एपीएमसी एक्ट जो है वो राज्य का एक्ट है। राज्य जब तक चाहेगा, जैसे चाहेगा मंडी को चला सकता है, उसमें कोई केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। हमारा विधेयक राज्य के एक्ट पर बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं करता है। लेकिन हमारी मान्यता है, और सिर्फ हमारी मान्यता नहीं है, स्वामीनाथन साहब को देखो, आपका शरद जोशी साहब किसान संगठनों के इतने बड़े नेता रहे हैं, वो हमेशा से किसान की फसल पर कोई टैक्स लगे ये इसके विरोधी रहे। और कांग्रेस पार्टी भी जब अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो वो कहती है कि इन सब टैक्सों को ख़त्म कर देना चाहिए। और जब आज हम ये रिफॉर्म करने के लिए आए हैं तो राजनीतिक नज़रिए से इसका विरोध करते हैं। एपीएमसी में ट्रेड होता रहेगा, लेकिन किसान के पास ये विकल्प मौजूद रहेगा कि वो मंडी में जाकर बेचे या बाहर भी जाकर बेचे।
तो जहां उसको अच्छी कीमत मिलेगी वहां किसान ट्रेड करेगा। ये स्वतंत्रता किसान को देना चाहिए और बंदिशें किसानों की समाप्त होनी चाहिए जो इस विधेयक के माध्यम से हो रही है। सर, अब तो वो वीडियो सामने आ गया है 27 दिसंबर 2013 का, राहुल गांधी बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो एपीएमसी के दायरे से बाहर लाने की बात कर रहे हैं। फिर क्या माना जाए कि ये सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध था या किसानों को इसके अंदर शामिल किया गया, कुछ संगठनों को शामिल किया गया? मैं ऐसा मानता हूं कि कुल मिला के किसानों के मामले पर सियासत नहीं होना चाहिए। किसान हमारे देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। किसान जो मुख्य रूप से बड़े मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराता है और खेती हमारे देश की रीढ़ है। कितनी भी विविधताएं आ जाएं, लेकिन कृषि हमें हमेशा जीवंत रखने में मददगार होती है। कोविड का भी संकट आया तो बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, लेकिन कृषि की ग्रोथ बढ़ी और कृषि के काम धंधे पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि न तो राजनीतिक दल को इस पर सियासत करनी चाहिए और ना ही किसान यूनियन को इस पर सियासत करनी चाहिए। अगर किसान यूनियंस को, किसान संगठनों को, किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की शंका है तो हम उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, शंका समाधान करने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से कामकाज संभाला है, उनकी सरकार के हर निर्णय में गांव, गरीब, किसान और नौजवान रहा है और किसान की समृद्धता बढ़ाने के लिए, किसान को सुरक्षा कवच देने के लिए, किसानी में सरकारी निवेश पहुँचे, किसानी में बैंक का पैसा पहुँचे, किसानी में निजी निवेश पहुँचे, इसके जितने द्वार हो सकते हैं मोदी जी ने खोलने की कोशिश की है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लागत का 1.5 गुना एमएसपी घोषित किया और उस पर लगातार खरीद हो रही है। तो अगर किसान का भला किसी विधेयक के माध्यम से हो रहा है और एक किसान को इतने वर्षों बाद मंडी की जंजीरों से आज़ादी मिल रही है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। सर, एक दो प्रश्न हमारे पास आए थे किसानों के ही, वो मैं आपसे लेता हूँ कि हरियाणा के किसान का कहना है कि जो धान का एमएसपी उसे हरियाणा में मिलता है या मंडी में मिलता है, वो उसे कहीं बाहर कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा तो उसे यहीं मिल रहा है, तो फिर वो कहीं और क्यों बेचेगा अपनी फसल? उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया हमें कि बिहार में देखिए एपीएमसी का नहीं है तो वहाँ पर रेट कम होते हैं। देखिए, मैंने स्वयं ने भी इसको कई बार कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको कल कहा कि एमएसपी पर खरीद जिस प्रकार से होती रही है उसी प्रकार से होती रहेगी। इसमें किसानों को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एमएसपी पर खरीद 365 दिन तो होती नहीं है। एमएसपी पर खरीद का एक समय है, उस कालखंड में एमएसपी पर खरीद होती है, लेकिन जब एमएसपी पर खरीद नहीं होती उस समय जो ट्रेड होता है कृषि उपज का, उसके लिए ये एक्ट है। तो इस एक्ट का एमएसपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जी, यही सवाल सर जब पूछा गया, वो कहते हैं कि ये आपने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी कहा कि एमएसपी पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो कहते हैं लिखित में नहीं है ये। नहीं, देखिए, हर चीज कानून का भाग नहीं होती। एमएसपी पहले भी किसी कानून में नहीं है और आज भी नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है और ये निर्णय किसानों के हित में है और इसलिए ये प्रशासकीय निर्णय है और प्रशासकीय निर्णय आगे भी जारी रहेगा। सर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर भी बहुत सारी बातें थी कि ऐसा तो नहीं है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे फिर वो अपनी तरीके से कोई मनमानी करेंगे और किसान जो है वो धीरे धीरे कहीं एक तरह से फंस ना जाए, इस तरह की आशंकाएं वहाँ ज़्यादा जाहिर हो रही हैं। नहीं, मैं समझता हूँ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का तो किसान से कोई लेना देना है नहीं। एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में जो संशोधन हुआ है वो वक्त का तकाजा है। मैं नीति आयोग ने जो कमेटी मुख्यमंत्रियों की बनाई थी उस कमेटी में था
और उस कमेटी में तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी थे, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा था कि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है, अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम इसको बदल देंगे, सरकार में आएंगे। जमाखोरी और कालाबाजारी तब होती है जब कानून के माध्यम से आप किसी चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हो, या तब होती है जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है। यह एक्ट तब लागू हुआ था जब हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था। आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस हैं, हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। मंडी में किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, सरकार को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। इसको खोलने के बाद निश्चित रूप से निजी निवेश बढ़ेगा। जब हमने आपको कहा कि आप 100 टन माल खरीद सकते हो, स्टॉक लिमिट कर दी, तो आपके पास 100 टन का वेयर हाउस है। अब अगर हमने कानून में ये प्रावधान कर दिया कि 100 की जगह आप 1000 टन रख सकते हो, तो आपके पास अगर पूंजी है तो आप 1000 टन खरीदोगे। लेकिन 1000 टन खरीदोगे तो उसके लिए वेयर हाउस भी बढ़ाओगे। वेयर हाउस बढ़ाओगे तो निजी निवेश गांव तक पहुंचेगा और वेयर हाउस के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो फसल की बर्बादी होती है उस बर्बादी से हम बच सकेंगे। उसके कारण पर्यावरण का जो नुकसान होता है, हम उस पर्यावरण की रक्षा कर सकेंगे। तो इस अमेंडमेंट से निश्चित रूप से फ़ायदा ही है। और सामान्य तौर पर सरकारों की कोशिश ये रहती है कि कानून के माध्यम से वो हर चीज़ को नियंत्रित करें, और जब सरकार कानून के शिकंजे से किसी चीज़ को नियंत्रित करती है तो लोगों को शिकायत होती है कि सरकार केंद्रीकरण कर रही है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के अधिकार को कम किया है और लोगों को स्वतंत्रता दी है। और जब प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता है, किसी प्रकार का देश में अभाव नहीं है, तो कानून का उल्लंघन होगा ही नहीं। कानून का उल्लंघन नहीं होगा तो कालाबाजारी का सवाल कैसे खड़ा होता है। जी सर, जो आपने कानून के उल्लंघन की बात की, उससे जुड़ा एक सवाल हमारे पास आया था। हमने बात की थी, जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिला था हरियाणा के सांसदों का, किसानों को ये कहना था कि पैन कार्ड के जरिए कोई खरीद कर लेगा, उसमें एक सुरक्षा का पैमाना होना चाहिए कि कोई खरीद कर चला जाए और फिर किसान अपनी अमाउंट, अपनी पेमेंट के लिए भटके ना। देखिए, दरअसल क्या है, एक तो खरीद करने का जो पैमाना है उस पर केंद्र सरकार आगे और प्रावधान नियमों के अंतर्गत कर सकती है। हमने सबसे सरल प्रावधान इसलिए रखा कि किसी भी नए कानून के माध्यम से आम किसान को फ़ायदा पहुंचाना है, तो आप जितनी बंदिशें लगाओगे कानून का पालन ठीक से नहीं हो पाएगा। पैन कार्ड आजकल हर व्यापारी के पास है, और पैन कार्ड है तो वो सरकार की पकड़ में है। पैन कार्ड है तो उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। इतना सरल हमने इसलिए रखा है कि कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड लेके किसी किसान के खेत पर पहुंच सकता है कि ये मेरा पैन कार्ड है, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, आपकी इस कीमत पर आज ये भाव देश में चल रहा है, आप अगर अपनी फसल बेचना चाहते हो तो मैं इस फसल को लेना चाहता हूँ। तो किसान ज़बरदस्ती उसे थोड़ी देगा, किसान तो संतुष्ट होगा तभी देगा, कोई ना कोई माध्यम अपनाएगा। और इस एक्ट में हमने ये भी प्रावधान किया है कि 3 दिन के अंदर उसको किसान का भुगतान करना पड़ेगा। अभी तक किसी भी राज्य के कानून में ये प्रावधान नहीं है कि 3 दिन के अंदर भुगतान हो, तो इसमें किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश का किसान बहुत समझदार है, किसान बहुत अच्छे से खेती कर रहा है। कानूनों की जंजीरों के कारण बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। किसान का रकबा धीरे धीरे परिवार बढ़ने के कारण छोटा होता जा रहा है। छोटा किसान स्वयं भी निवेश नहीं कर पाता और कोई दूसरा आदमी भी उसके पास निवेश करने नहीं पहुंच पाता। इसलिए सिर्फ कानून नहीं, हमने एफपीओ बनाने की भी योजना शुरू की है। 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी दिया है, जिसके कारण नीचे तक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। पीएम किसान योजना के माध्यम से हर साल 75,000 करोड़ रुपया हम किसान को दे रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में फसल बीमा में किसानों का प्रीमियम 17,000 करोड़ रुपया जमा हुआ।
लेकिन उनका जब नुकसान हुआ तो 77,000 करोड़ रुपए का भुगतान बीमा कंपनियों से उनको कराया। तो सरकार की योजनाएं और कानूनी रिफॉर्म ये दोनों मिलकर किसान को समृद्ध बनाएंगे। इन बिलों के माध्यम से भारत सरकार की यही कोशिश। सर अंत में एक दो सवाल, क्या प्राइवेट प्लेयर्स, निजी कंपनियां ये बार बार बोलकर एक डर बैठाने की कोशिश हो रही है? मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस के लोग जबरन भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी कोई फसल पैदा होती है, उस फसल को प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेसर ही करेगा ना। अगर आटा मिल नहीं होगी तो गेहूं कहाँ जाएगा? अगर राइस मिल नहीं होगी तो धान कहाँ जाएगा? अगर जूस के लिए कोई कारखाना नहीं होगा तो प्रोसेस कैसे होगा? तो अंततोगत्वा प्रोसेसर कोई दुश्मन थोड़ी ना है। प्रोसेसर गांव के नजदीक पहुंचे, प्रोसेसरों की संख्या बढ़े, प्रोसेसर सीधा किसान के साथ जुड़े, बिचौलियों की समाप्ति हो, यह समय की मांग है। आज एक छोटा किसान किसी भी जगह बैठकर अगर ये सोचता है कि मैं आम की खेती करूं, और वो आम की खेती करता है, लेकिन उसकी फसल का वॉल्यूम इतना नहीं है कि वो किसी प्रोसेसर के पास पहुंच सके। लेकिन हमने जब कहा कि हम एफपीओ बनाएंगे, एफपीओ पर 6,850 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, तो आप 300 किसान, 500 किसान मिलकर एक एफपीओ बनाएंगे। वो तय कर सकते हैं कि हम सब मिलकर आम की खेती करेंगे, और आम की खेती जब वो करते हैं तो वो प्रोसेसर से जुड़ सकते हैं। जब 300-500 किसानों का जो वॉल्यूम होगा फसल का वो बड़ा होगा, तो प्रोसेसर ये भी सोच सकता है कि भाई यहाँ बहुत बड़ा रकबा है आम का, तो हमको जूस बनाने की फैक्ट्री यहीं लगाना चाहिए। ये अवसर हमारे सारे रिफॉर्म प्रदान करते हैं, और जब जगह जगह पर इस प्रकार की संरचनाएं खड़ी हो जाएंगी तो किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा, और यही उचित मूल्य उसकी माली हालत में सुधार करेगा। सर अंत में हरियाणा पंजाब के किसान जो आपको अभी सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से हरियाणा, पंजाब सहित देश भर के किसानों को कहना चाहता हूँ, किसान इस देश की रीढ़ है, किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश की बुनियाद है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता किसान के हित में हमेशा से रही है, आने वाले कल में भी रहेगी। किसान को किसी भी भ्रम में नहीं आना चाहिए। भारत सरकार कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो किसान के हित में ना हो। ये जो विधेयक हम ला रहे हैं ये किसान की ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं। ये विधेयकों का परिणाम ये होगा, पढ़े लिखे नौजवान को गांव में रोजगार की उपलब्धता होगी, वो भी खेती करने की ओर आकर्षित होंगे, और छोटा किसान भी व्यापारी से, प्रोसेसर से, निर्यातक से जुड़ पाएगा। बिचौलियों का सफाया होगा, और जो बिचौलिए हैं उनका जब सफाया होगा तो निश्चित रूप से किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम मिल सकेगा। तो मैं किसानों को यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी शंका उनके मन में हो तो आपके माध्यम से भी और मेरे पास भी कभी वो आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा और उनकी शंका का समाधान करूंगा। लेकिन उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान का सिर्फ भला होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अधिनियम किसानों की दशा और दिशा बदलने वाला अधिनियम है। किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।